गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा बजट का सेशन चल रहा था। लास्ट सेशन में हमने बजट के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे, बजट डॉक्यूमेंट्स कौन प्रिपेयर करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये सब डिस्कस करा था हलवा सेरेमनी के बाद। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। बजट की डेट कौन फिक्स करता है? तो बजट की डेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिक्स करता है। तो डेट ऑफ बजट इज फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डेट ऑफ बजट प्रेजेंटेशन, बजट प्रेजेंटेशन is fixed by President of India। अब वो बेसिकली डेट क्या है? तो वो डेट, क्योंकि बजट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए, कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो बीच में मार्च का महीना है और फिर फरवरी का महीना है। तो पहले तो बजट जो था वो 28 फरवरी को यूनियन बजट, 26 फरवरी को रेलवे बजट प्रेजेंट होता था। तो बीच में केवल 1 महीना होता था बजट को पास करने में, क्योंकि बजट जिस दिन पढ़ा जाता है, बजट की प्रेजेंटेशन होती है, तो उसी दिन बजट पास नहीं होता। तो लगभग 2 महीने अराउंड लग जाते हैं बजट डॉक्यूमेंट को पास करने में। तो पहले बजट 28 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता था, यूनियन बजट, 26 को रेलवे बजट होता था। तो बीच में 1 महीने में बजट पास नहीं हो पाता था, कई बार 1 अप्रैल से आगे चला जाता था। 2 महीने अराउंड लग जाते थे बजट पास होने में। लेकिन मोदी सरकार ने वो डेट चेंज करी और बजट अब प्रेजेंट होता है 1 फरवरी को, 1 फरवरी को। तो हमारे पास क्या होता है, 1 फरवरी को जब बजट प्रेजेंट होता है तो सरकार के पास 2 महीने हैं बजट को पास करने के लिए। 2 महीने। अर्लियर बजट वॉज प्रेजेंटेड ऑन 28 फरवरी, बट नाउ टाइम हैज बीन चेंज टू 1 फरवरी। ठीक है, तो अब सरकार के पास 2 महीने हैं और सरकार ये कोशिश करती है कि 1 अप्रैल से पहले बजट पास हो जाए। तो लास्ट ईयर सरकार ने 1 अप्रैल से पहले बजट पास कर लिया था। ठीक है, तो एक तो बजट की जो डेट है वो है 1 फरवरी, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर करते हैं। बजट जब स्पीच होती है 1 फरवरी को, उससे पहले 31 जनवरी को प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट। टू जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, जब भी बजट प्रेजेंट होगा उससे पहले प्रेसिडेंट का एड्रेस जरूर होता है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में, जिसमें प्रेसिडेंट बताते हैं कि सरकार की वेलफेयर स्कीम्स क्या हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अचीवमेंट्स क्या हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके बारे में बात करते हैं। उसके बाद जो प्रेसिडेंट का एड्रेस है उसके लिए मोशन ऑफ थैंक्स पास करना होता है पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, दोनों हाउसेज में अलग अलग पास करना होता है। ठीक है, और अगर मोशन ऑफ थैंक्स जो है लोकसभा में अगर पास ना हो तो सरकार गिर जाती है। तो लेकिन नॉर्मली मोशन ऑफ थैंक्स लोकसभा में पास हो जाता है, क्योंकि सरकार की पास मेजॉरिटी है, इसीलिए सरकार उनकी है। तो लोकसभा में कभी गिरता नहीं है। राज्यसभा में उसमें चेंजेस जरूर हो सकते हैं अगर सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन कई बार होते हैं अपोजिशन के कि ये वाले वर्ड्स चेंज करने, ये वाला सेंटेंस चेंज करना है। तो कई बार सरकार को वो सेंटेंसेस चेंज करने पड़ते हैं, वर्ड चेंज करने पड़ते हैं, अगर सरकार के पास वहां पर राज्यसभा में नंबर नहीं है तो। ठीक है, तो हमेशा बजट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने से पहले प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, मोशन ऑफ थैंक्स भी होता है। 1 फरवरी को बजट हमारे यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा बजट जो हमारा प्रेजेंट होता है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो भी फाइनेंसेस आ रहे हैं उसको रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट को 3 हेड्स में डिवाइड किया जाता है। तो रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। एक तो हमारे पास रहता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हमारा है आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, इसमें क्या होता है, जितनी भी रिसिप्ट्स गवर्नमेंट की होती हैं बाय द वे ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस या लोन टेकन बाय गवर्नमेंट, वो सारा का सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट का जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है टैक्सेस की फॉर्म में, वो सारा पैसा इसमें चला जाता है। ठीक है, तो ऑल द रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, all the receipts of government,
ऑफ गवर्नमेंट बाय वे ऑफ indirect taxes, direct taxes, indirect taxes, loans taken by it go to CFI. CFI मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो सारा पैसा इसमें चला जाता है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। दूसरा जो हमारे पास फंड है इंपॉर्टेंट, वो है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में कौन सा पैसा रहता है? इसमें वो वाला पैसा रहता है जो बेसिकली गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करता, वो पब्लिक का पैसा है और एक पॉइंट ऑफ टाइम में गवर्नमेंट ने पब्लिक को वापस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी से प्रोविडेंट फंड कटता है, या प्राइवेट एम्प्लॉयज की सैलरी से भी प्राइवेट कंपनीज में भी पीएफ वगैरह कटता है, तो वो सारा पैसा पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में चला जाता है। और फिर ये पैसा उन एम्प्लॉयज को जिनकी सैलरी से कटा है, उनको 60 साल के बाद जब उनकी रिटायरमेंट हो जाएगा उस समय उनको मिलता है, या बीच में भी वो निकाल सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें ईयरली इंटरेस्ट भी पे करती है, ठीक है। तो बेसिकली ये इस अकाउंट में जो पैसा रहता है वो पब्लिक का पैसा है, और वो सारा पैसा गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट इंटरेस्ट के साथ पब्लिक को वो पैसा लौटाएगी। तो एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक से उधार ले रही है, लोन ले रही है, और इंटरेस्ट के साथ पब्लिक को लौटाना है। तो ये पैसा गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करता, पब्लिक को बिलोंग करता है, और यहाँ वाला पैसा पब्लिक गवर्नमेंट को बिलोंग करता है बेसिकली, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट एंड ट्रस्ट, मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, एज इंटरेस्ट in form of provident fund, small savings, डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस, जैसे एग्जांपल है पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा। तो दिस फंड डज नॉट बिलोंग टू गवर्नमेंट, इट हैज टू बी पे बैक टू द पब्लिक आफ्टर सम टाइम विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पब्लिक को वापस करना होता है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो ये पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया होता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266 क्लॉज 2 में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। फिर तीसरा हमारा है कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी का मतलब है इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए फंड रहता है, ठीक है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के 267 में है, और ये इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 500 करोड़ अराउंड मेंटेन करके रखती है। और ये क्यों रखा जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर 1 रुपया भी खर्च करना है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना होता है, उसके लिए पार्लियामेंट में वोटिंग होगी। पार्लियामेंट में वोटिंग के थ्रू, जब वोटिंग के थ्रू वो पास हो जाएगा बिल, मनी बिल, उसके बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा खर्च कर सकती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट तो क्योंकि हमेशा सेशन में रहती नहीं, मान लिया कि जैसे जून के महीने में तो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, और कोई कंटिजेंसी आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, मान लो कहीं बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, और गवर्नमेंट को फंड्स देने हैं एक पर्टिकुलर स्टेट को, तो कंटिजेंसी फंड में 500 करोड़ रहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस 500 करोड़ को निकाल कर उस कंटिजेंसी में, इमरजेंसी वाली सिचुएशंस में यूज कर सकती है, और जब भी पार्लियामेंट सेशन में आए उसे पास कर सकती है, और दोबारा से कंटिजेंसी फंड को 500 करोड़ मेंटेन कर सकती है। तो बेसिकली ये कंटिजेंसी फंड यूज हो रहा है इमरजेंसी वाली सिचुएशंस में, जिस समय पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और गवर्नमेंट को तुरंत एक्सपेंडिचर करना है। क्योंकि बजट में बेसिकली हमें फ्यूचर में, जब बजट तो फरवरी में प्रेजेंट होता है आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, लेकिन आने वाले फाइनेंशियल ईयर में किसी स्टेट में बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, कोई लैंडस्लाइड हो गई, कुछ भी हो सकता है, तो वो तो बजट में कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए कंटिजेंसी फंड हमेशा मेंटेन किया जाता है। ये बेसिकली प्रेसिडेंट के डिस्पोजल में रखा जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी
अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। रिसेस का मतलब जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब हमारा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इसमें दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक तो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होता है, मतलब नॉन वोटेबल, नॉन वोटेबल, ठीक है, और एक होता है वोटेबल। यहां से अगर जो भी पैसा निकालना है तो वोटेबल भी होता है, ठीक है। वोटेबल जो पोर्शन है वो बेसिकली बजट होता है हमारा। और चार्ज और नॉन वोटेबल कौन सा होता है? सैलरी एंड अलाउंस ऑफ, अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस का तो स्टेट गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरी जाती है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके अलावा कैग की सैलरी, वो सारा का सारा चार्ज नॉन वोटेबल होता है, चार्ज ऑन होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसके लिए पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होती है, ठीक है। तो बजट जो होता है वो वोटेबल पोर्शन होता है, पार्लियामेंट में वोटिंग के थ्रू वो पैसा निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हमने जो भी गवर्नमेंट के पास फंड्स आ रहे हैं उसे 3 हेड्स में डिवाइड किया है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहां पर गवर्नमेंट का एक्चुअल में रेवेन्यू आ रहा है, और अगर वर्ल्ड बैंक, IMF कहीं से लोन लिया है तो वो वाला भी आ रहा है। यहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया है, यहाँ पर केवल पब्लिक का पैसा रहता है, ठीक है। ये पब्लिक को ही एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस करना होता है, और ये इमरजेंसी के लिए रहता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसके अलावा हमारे पास बजट में इंपॉर्टेंट होता है उसके अलावा बजट प्रोसेस, बजट प्रोसेस। बजट प्रोसेस क्या होता है? बजट प्रोसेस में हमारे पास सबसे पहले होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच रहती है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर बजट डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ता है। जैसे इंडिया में इस समय जो डेट है 1 फरवरी होती है बजट प्रेजेंटेशन की, ठीक है। और उसके बाद डिस्कशंस तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं, डिस्कशंस तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं। डिस्कशंस के बाद डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है, डिमांड फॉर ग्रांट्स। डिमांड फॉर ग्रांट्स बेसिकली अलग अलग मिनिस्ट्री वाइज होती हैं। जो अलग अलग मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट होते हैं वो बेसिकली डिमांड फॉर ग्रांट्स प्रेजेंट करते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री को इतना इतना पैसा चाहिए, इन चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। उस पर डिस्कशंस वगैरह भी चल रहे होते हैं। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स को फिर बाद में जम्बल्ड कर दिया जाता है और एप्रोप्रिएशन बिल में डाल दिया जाता है, एप्रोप्रिएशन बिल। अब मान लिया किसी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ने 300 करोड़ मांगा है, किसी ने 800 करोड़ मांगा है डिमांड फॉर ग्रांट्स में, किसी ने 900 करोड़ मांगा है। तो एप्रोप्रिएशन बिल में क्या पता किसी मिनिस्ट्री का 750 करोड़ हो जाए, क्योंकि इस बीच कट मोशंस भी चलते हैं, कट मोशंस। तो डिमांड फॉर ग्रांट जब प्रेजेंट किया जाता है उसके बाद कट मोशन चलते हैं। अलग अलग तरीके के कट मोशंस होते हैं। इकोनॉमी कट होता है जिसमें किसी ने 800 करोड़ मांगा है तो 750 करोड़ कर दिया जाता है, इकोनॉमी कट, ठीक है। टोकन कट भी होता है, 100 रुपीज, केवल 100 रुपीज एक सिंबलाइजेशन के लिए कट कर दिया जाता है। या किसी स्कीम या पॉलिसी को खत्म करना हो तो उसकी जो अमाउंट एलोकेशन है वो 1 रुपी कर दिया जाता है, तो डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट भी होता है। तो अलग अलग तरीके के कट मोशंस होते हैं। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स में जितने अमाउंट लिखी रहती है वो जरूरी नहीं कि अप्रोप्रिएशन बिल में हो। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स तो बहुत सारी होती हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, उन सबको क्लब करके अप्रोप्रिएशन बिल प्रेजेंट किया जाता है। और अप्रोप्रिएशन बिल अगर पास हो जाए तो ये ऑथराइज करता है गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर के लिए। तो अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाए तो इट ऑथराइजेस गवर्नमेंट, इट ऑथराइजेस गवर्नमेंट टू डू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है और बिना इसके ऑथराइजेशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक भी रुपया खर्च नहीं कर सकती। तो एप्रोप्रिएशन बिल बेसिकली केवल एक्सपेंडिचर पोर्शन के लिए है।
एप्रोप्रिएशन बिल पास होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास टैक्स लगाने की पावर फिर भी नहीं होती। टैक्स लगाने की पावर आती है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस बिल प्रेजेंट करती है। तो फाइनेंस बिल बेसिकली टैक्स की पावर्स होती हैं। टैक्स ऑल्टरेशन, रेगुलेशन, एबोलिशन, इम्पोजिशन, ठीक है, ये पावर्स होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मतलब बेसिकली जब फाइनेंस बिल पास हो जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेस लगा सकती है अलग अलग तरीके के, या खत्म कर सकती है, या चेंज कर सकती है, या रेगुलेट कर सकती है टैक्सेस फाइनेंस बिल के पास होने के बाद। अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेस नहीं लगा सकती। तो ये जब पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाए, लगभग 2 महीने अराउंड लग जाते हैं कई बार, तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाए तो बजट बेसिकली पास हो जाता है। तो इनका सिंक्रोनाइजेशन भी कई बार एग्जाम में आया कि कौन सा पहले होता है कौन सा बाद में होता है।